नमस्कार, मैं सीमा। आज शेख हसीना के ऊपर ऐसी बिजली गिरी है कि अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर यानी वहाँ की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद आज उनको इधर उधर भागना पड़ रहा है। यानी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनका ठिकाना कहाँ लगेगा। तो सोचिए कुदरत का करिश्मा कि लोगों को कोई भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम क्या हैं। यानी कि चाहे वो राजा हो तो वो कब रंक बन जाता, कब जो रंक होता है वो कब राजा बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। परिस्थितियाँ किसी की कोई भी कुंडली किसी ने आज तक नहीं जान पाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोगों को शमशान घाट पर रहना पड़ा, राजा थे वो। तो सोचिए परिस्थितियाँ जो है वो चाहे वो प्राचीन काल की हो या मॉडर्न की हो, चाहे वो सतयुग की हो या फिर कलयुग की हो, यानी कि परिस्थितियां कभी भी किसी भी समय इंसान को अपनी जो है औकात दिखा ही देती है। यानी कहते नहीं है जैसा आपने कर्म किया है तो वैसा फल आपको जरूर मिलेगा। कुछ फल जो होता है वो हमारे पिछले कर्मों का होता है, कुछ फल होता है जो इसी जन्म में हमने कुछ पाप किए होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है तो अगले जन्म में हमें भोगना नहीं पड़ता है। और अगर हमने नहीं भोगा इस जन्म में तो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। तो आने वाला कल किसके साथ में क्या घटित हो जाए, जैसे मौत का ठिकाना नहीं होता है कि हम चलते चलते बैठे बैठे या फिर हमें कोई मार दे, तो इस तरीके से यानी कि मौत का जब ठिकाना नहीं कि हमारी मौत कब आएगी और कब हम चले जाएंगे, तो उसी तरीके से इंसान की परिस्थितियों का भी ठिकाना नहीं है कि कब वो राजा से रंक बन जाए और रंक से राजा बन जाए। वही है कि जिस तरीके से जिन्ना ने पूरा प्लानिंग बना के रखा था भारत के लिए यानी हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान को हम इस्लामिक देश बनाएंगे, यानी पूर्वी और पश्चिम दो पार्टों में उन्होंने डिवाइड करा लिया था। पाकिस्तान बनाए, उसके बाद हिंदुस्तान बचा तो हिंदुस्तान को उन्होंने सोचा कि हम 84 साल बाद उसको जो है हम उसमें फतेह कर लेंगे इसको भी। तो उनका जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग जब उनकी लोगों को समझ में आया अब कि नहीं हो सकती है, अब क्या होगा, क्योंकि अब तो इस समय मोदी राज है तो मोदी राज में नामुमकिन दिख रहा है उनको, तो उन्होंने अपना नया जो है अपनाया। वही है कि जिस तरीके से गांधी जी ने नारा लगाया था कि करो या मरो, तो वही स्थिति आ गई है करो या मरो की। तो करो या मरो का नारा उन्होंने लगाया था और उसके बाद में उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। तो वहाँ पे जो इस तरीके से परिस्थितियाँ बनाई गई थी उस समय भी, क्योंकि नेहरू को कोई भी पसंद तब भी नहीं करता था, कोई वोट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको जो है गांधी जी की वजह से जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने जो बोया आज वो जो है भारत काट रहा है, तो उनका बोया जो है भारत काट रहा है। वही है कि उन्होंने जो प्लानिंग बना के रखी थी जिन्ना के नेहरू जी के साथ में कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो उनकी प्लानिंगें जो हैं इस समय पे मुस्लिम की जो है फेल होती नज़र आ रही हैं। तो अब उनका जो है अब आगे की प्लानिंग वो सोच रहे हैं क्या बनाई जाए, क्या करना है। तो उसके लिए उन्होंने अब ये हथकंडे जो है अपनाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो जो थी शेख हसीना तो वो प्रो इंडियन थी, इसलिए उनके साथ में ऐसा किया गया क्योंकि उनकी प्लानिंग पीछे से चली आ रही कि हिंदुस्तान को फतेह करना है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है, ये उनका सपना था और वो सपना उनका फेल होते नज़र आ रहा है। तो उन्होंने अब ये आजमाया है कि अब हम शेख हसीना को यहाँ से हटा देंगे, यानी पूरा जो है उनके ऊपर ही सारा अपना गुस्सा अपना प्रदर्शन एक बहाना है, उनको वहाँ से हटाना है। तो इस तरीके से उनके साथ में खेल खेला गया और उनको वहाँ से भागना पड़ा। वहीं पे खालिदा जी को जो है जो प्रो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे बैठाने की पूरी इंतजाम कर दिए गए हैं कि अब वो वहाँ की प्रधानमंत्री हो सकता है बन जाए। ठीक, उसके बाद में अब जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, पूर्वी एशिया में जब वो गए थे तो वहाँ पे नेताजी सुभाष
चंद्र बोस ने वहाँ पर एक भाषण दिया था एशिया में, और भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उनकी आर्थिक मदद लेने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में ऐसा भी संदेश दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वही स्थिति आ गई है। बॉर्डर पे जब इतने सारे जब बांग्लादेशी वहाँ पे सोचे कि हम अटैक करेंगे, वहाँ पे हम घुस जाएंगे, हम उसका वहाँ का जो है भारत में एंट्री करके वहाँ भी हम कुछ ना कुछ आतंक करेंगे, तो ये ऐसी परिस्थिति ना आए, तो इसलिए वहाँ के जो हमारे सेनाएं हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ की केंद्र सरकार है, उन्होंने सीधा जो है वहाँ की सेनाओं को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया हुआ है कि आप जिसे भी देखें अगर उधर से, तो आप सीधा गोली मार दीजिए। यानी गोली मारने का सीधा उनको ऑर्डर मिल चुका है। तो इसलिए वही हो गया जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ऑर्डर दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो भारत जो है हमेशा ये नहीं डरता है कि मेरा खून जाएगा या तुम्हारा खून जाएगा। सीधा है कि वो अपने देश को बचाने के लिए उसका खून तो खून क्या, पानी भी अगर चला जाए तो भी उसके लिए कुछ नहीं है। तो वो बिल्कुल तैयार हैं। आपको जैसा है कि आपने जो प्लानिंग बनाई है, शेख हसीना को अगर भारत में रखा गया, अभी उनका कोई वो नहीं है कि उनको किस तरीके से उनको भेजा जाएगा, वो कहाँ जाएंगी। अभी लंदन जाने का उनका कोई बन नहीं रहा है प्लान, अभी वो भारत में ही है। शेख हसीना को क्यों देना पड़ा था इस्तीफ़ा, बांग्लादेश छोड़कर भागने की नौबत क्यों आई, इसके लिए क्या क्या कारण बने, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई थी। तो परिस्थितियाँ बनी नहीं, बनाई गई थी उनके लिए कि वो ये छोड़कर चली जाए बांग्लादेश। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा देने के भारत आई, भारत में उनका स्वागत हुआ, यानी 50 साल बाद भी उनको भारत ही याद आया कि अब हमारी मदद केवल भारत ही कर सकता है। तो इस्तीफ़ा देने के बाद वो सीधा भारत में एंट्री करी। और रिपोर्ट जो थी, तो रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की सेना ने हसीना को इस्तीफ़ा देने का अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद उनके देश छोड़ते ही बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने खुलकर जश्न मनाया, खुलकर खूब वो करें, उन्होंने जश्न के साथ साथ में खुशियां मनाई और बोले कि चलो अब यहाँ पे अब एक जो प्राइम मिनिस्टर थी वो अब चली गई, उनके उस पर वहाँ के लोगों ने खुशियां मना के और कहा ये एक ऐतिहासिक जो है पल है हम लोगों का, ये देश का नहीं, ये हमारे बांग्लादेश का, यानी ढाका के छात्रों ने, वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने खुशियां मनाते हुए और कहा ये हमारा ऐतिहासिक पल है और ये इतिहास का सबसे बड़ा जश्न है। धन्यवाद।